तो जब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की, तो वो है सेलेक्टिव परसेप्शन, चयनात्मक अनुभूति। क्या है? आप अपनी पसंद नापसंद, आपने पूर्वाग्रह, या आप जैसा सोचते हैं कि ये तो ऐसा ही होता है, मुझे लगता है, मतलब आपने कहा मुझे लगता है या मुझे पता है, आप अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी पसंद नापसंद के आधार पर कोई ना कोई चीज ऐसी मन में सोच लेते हैं, ऐसी धारणा बना लेते हैं जिसके माध्यम से आप चीजों को सही या गलत पहले से ही मानने लगते हैं। तो ये जो आपकी अनुभूतियां हैं, पूर्व या मौजूदा विश्वासों या आपकी धारणाओं या आपकी अपेक्षाओं के आधार पर जानकारी का आप चयन करते हैं, आप उसे अपनाते हैं या आप उसे नकार देते हैं। ये चीज भी कभी कभी हमारे कम्युनिकेशन पर नकारात्मक गहरा प्रभाव डालती है। तो देखिएगा, व्यक्तियों को उनके मौजूदा विश्वासों के साथ जानकारी को नोटिस करना, याद रखना या किसी भी बात पर जोर देना, ये चीज भी आपके संचार को प्रभावी करती है, उस पर गहरा असर डालती है, नकारात्मक कर सकती है। कैसे? मान लीजिए आप शुरू से ऐसा सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति जोर से बात करता है वो गुस्से वाला है। अब मेरी तो आवाज स्वाभाविक रूप से ऐसी है कि जब भी मैं बात करता हूं तो आवाज थोड़ी दमदार या ज्यादा जोर से निकल के आती है। मैं बहुत धीरे धीमे बात कम कर पाता हूं। हालांकि जब मैंने भाषा कौशल पर ध्यान दिया तो मैंने अपने आवाज के उतार चढ़ाव, जिसको कहते हैं ना टोन को ऊपर नीचे करना, सीखा। ये कला मैंने सीखी। लेकिन शुरू में तो लोग ऐसा समझते थे कि ये आदमी हमेशा जोर से बात करता है, हमेशा लड़ने के मूड में रहता है, गुस्से में रहता है। तो ये किसी का सोचना जो है वो सामने वाले के प्रति, उसके व्यवहार के प्रति, उसके लिए एक नकारात्मक भावना उत्पन्न कर लेता है। तो कोशिश करिए कि आप जो भी चयन करें अपने अपेक्षाओं के अनुसार, अपने अनुभवों के अनुसार, उन सब चीजों में आप सामने वाले को समझने का भाव भी जरूर रखें। और इसी वजह से जब मैं किसी को प्रेम से कोई बात कहूंगा या मैं गुस्से में कोई बात कहूंगा, इन दोनों भाव के बदल जाने की वजह से ही सामने वाले को मेरी बात कितने समय तक याद रहेगी, इस पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। वो मुझे कितना नोटिस करेगा, मेरे ऊपर कितना ध्यान देगा, मेरी बात को कितने समय तक याद रखेगा, ये सारी चीजें मेरे बातचीत करने के तरीके से प्रभावी हो जाती हैं, उन पर असर आता है। जब बात चल रही है डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वास्तविकता के जो गलत अनुभव, विकृत अनुभव हम उनको कह सकते हैं, या पक्षपाती निर्णय कभी कभी हम लेते हैं। हम एक ही, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हमारे पूर्वाग्रह हैं, हम पहले से कुछ ऐसा सोचते हैं और उसी के अनुसार हम हमारे निर्णय लेते हैं। तो कभी कभी वो निर्णय सही न होके पक्षपाती हो जाते हैं, किसी एक बात के पक्ष में ज्यादा चले जाते हैं, वो निष्पक्ष भाव से निर्णय नहीं लिए जाते। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आपको अपने पूर्वाग्रहों पे भी ध्यान रखना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किन बातों का चयन कर रहे हैं, किन बातों को आप नकार रहे हैं, सिरे से मना कर रहे हैं। व्यक्तिगत अनुभव, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और आपके जितने भी पूर्वाग्रह हैं, ऐसे कारणों से ही ये सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका संचार प्रभावित हो रहा है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाए? जागरूकता रखिए, हमेशा कोशिश करिए कि आपके अंदर अवेयरनेस हो, आप हमेशा ये चीज को भांप पाएं कि यहां मुझसे गलती हुई। सामने वाले की गलती ढूंढना बड़ा आसान है, पर खुद की गलती को स्वीकार करना मुश्किल होता है। तो कोशिश करिए आप इतने अवेयर हो, इतने जागरूक हो कि जब कभी भी आपसे गलती हो रही है, आप निर्णय जो ले रहे हैं वो पक्षपाती है, एक तरफा है, तो इस बात को आप समझें और अगली बार उसमें सुधार करें। कोशिश करें उसी क्षण सुधार करें, अन्यथा अगली बार जब भी आपका संचार किसी से हो, कम्युनिकेट आप किसी से करें, बातचीत करें, उस दौरान उस सुधार की आवश्यकता है। गंभीर विचार की आवश्यकता है। सिंसियरली सोचिए, गहराई से सोचिए, मजाक में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए बात को, ऐसे ही उड़ा मत दीजिए बात को। गलती हो गई, ठीक है, हो जाती है, किससे नहीं होती। हमेशा यह भाव नहीं होना चाहिए। गलती हो जाने पर आप खुद आगे तो बढ़ना ही है, गलती हो गई, जीवन तो समाप्त हो नहीं गया, लेकिन गलती हो जाने पर उस पर गंभीरता से विचार करिए और उसे सुधारने की जितनी भी गुंजाइश है उस पर कार्य करिए। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम बात करते हैं तो कुछ और कारक भी ऐसे हैं जो हमारे बस में नहीं है, पर अगर हम उन पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो संचार है, जो हमारी बातचीत हो रही है किसी से, वो प्रभावी हो सकती है। और वो क्या है? नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं शोर हो रहा है, हर तरफ शोर शराबा मच रहा है, या हम भीड़ में खड़े हैं, इस शोर शराबे की वजह से
लोगों का ध्यान भटकता है बातचीत के दौरान, लोग फोकस नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से केंद्रित नहीं हो पाते उस विषय पर, और ये प्रभावी संचार को ध्यान पर प्रभाव डालने वाले जो बाहरी कारक होते हैं उनके तौर पर देखा जाता है। आप समझ गए ना? अगर आप सड़क के किनारे जहां बहुत सारा ट्रैफिक है वहां पर अगर कोई खास बात कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तो आपकी इंपॉर्टेंट बात जो है हो सकता है सामने वाले को इतनी इंपॉर्टेंट ही ना लगे या उतने अच्छे से समझ में ही ना आए, क्योंकि आप जो बाहरी कारक हैं जिसके लिए आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं है, लेकिन बाहरी कारक ऐसे हो सकते हैं जो आपके संचार को प्रभावी कर सकते हैं। जब बात चल रही है नॉइस की, आसपास के डिस्ट्रैक्शन की, भटकाने वाली चीजों की, तो आसपास का शोर, बाधाएं या दृश्य भी, अब ऐसे समझिए आप और मैं बात कर रहे हैं और तभी सड़क से एक बहुत अच्छी कार निकल के गई, ऐसी कार जो मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैंने सालों से इच्छा रखी कि ये कार कभी मुझे मिले तो मजा आ जाए, तो मैं एक पल के लिए सही, क्षण भर के लिए सही, आपकी बात से मेरा ध्यान भटकेगा, तो ये दृश्यात्मक बाधाएं भी आपकी बातचीत पर, आपके कम्युनिकेशन पर, संचार पर गहरा असर डालती हैं। जानकारी की कमी है, ये तो बहुत गलत बात है अगर आपको आधी अधूरी जानकारी और आप बातचीत करेंगे। समझ की कमी है, रख रखाव में कमी है, मतलब आप केयरफुल नहीं है, आप में बातों के प्रति जब ध्यान नहीं है, आपको लगता है कि ठीक है कह दिया जो कह दिया, इससे क्या फर्क पड़ जाता है। जब लोगों में इस तरह का व्यवहार आ जाता है कि क्या फर्क पड़ गया, कह दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। भाई साहब, आप जब बात कर रहे हैं तो हर बात महत्वपूर्ण है, किसी भी बात को हल्के में मत लीजिए, ये आपके संचार को खराब कर रही है और इसकी वजह से सामने वाले पर आपका जो प्रभाव है वो हल्का हो सकता है कि वो आपका सम्मान कम करने लगे, अगली बार आपकी बात पर कम ध्यान दे। तो किसी भी बात को हल्के में मत लीजिए, केयरफुल रहिए। ऐसी रणनीतियों की आवश्यकता हमें हमेशा रहती है जिससे एक सही वातावरण बने, बाधाओं का प्रबंधन किया जा सके। मतलब अगर कोई जरूरी बात है तो एक बंद कमरे में जहां शांति हो, जहां अच्छा वातावरण हो, ऐसी जगह पर आप बातचीत करिए जब जरूरी बात कर रहे हैं। हल्की फुल्की बातें हो रही हैं तो सड़क पर टहलते हुए या पार्क में घूमते हुए भी हो सकती है, लेकिन किसी विशेष विषय पे आप बात कर रहे हैं उस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि अनुकूलित वातावरण आपके पास हो। आप उन सारी प्रॉब्लम्स को, आसपास के जो फैक्टर हैं, जो डिस्ट्रैक्शन है, जो भटकाव के कारण हैं, उन सबको आप नियंत्रित कर सकें, यह बड़ा आवश्यक है। सावधानी से इन सभी बातों पर अभ्यास करते रहिए। जब मैं आगे चलता हूं तो मैं बताऊंगा आपको कि आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका प्रेजेंटेशन और ओवरऑल जो आपका डेवलपमेंट है, समग्र कल्याण है आपका, दूसरे का, समाज का, ये सभी बातें प्रभावी होती हैं अगर आप अच्छी तरीके से इन सब चीजों का प्रबंधन कर लेते हैं। तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो भी बेहतर होगा, आपका कल्याण अच्छा होगा, समग्र कल्याण जिसको हम कहते हैं वो बड़ा अच्छा होगा। तो कोशिश करिए आप इन छोटी छोटी बातों को कभी इग्नोर न करें, अनदेखा न करें। अगली चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सांस्कृतिक अंतर है। कई बार मैंने इस पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश की है। हम अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, हमारी परवरिश अलग अलग हुई है, हम अलग अलग संस्कृतियों से होते हैं और यही सब हमें समझना चाहिए। इस अंतर को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच मूल्यों, विश्वासों, नीतियों और व्यवहारों में क्या होती है? विविधता होती है। जब तक आप इस विविधता को समझेंगे नहीं, ये जो भिन्नता हमारे बीच में है ये बड़ी मजेदार है। हम एक दूसरे से भिन्न हैं, तभी तो हमें एक दूसरे से बेहतर जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, सीखने को मिलता है एक दूसरे से। तो जब तक आप इन्हें पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो सुधार की गुंजाइश भी नहीं है। और अगर आप नहीं समझेंगे तो नुकसान होंगे। देखते हैं क्या नुकसान हो सकते हैं। संचार शैलियों, शिष्टाचार और अभिव्यक्तियों के शब्दात्मक और अशब्दात्मक जो जितने भी संकेत हैं, इनको अगर आप नहीं समझेंगे तो ये गहरा प्रभाव डालते हैं आपके विवेक पर, आपकी समझ पर, आपके बातचीत करने की शैली पर। विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से जो लोग आते हैं, बातचीत करते समय इनका संवेदनशील होना बड़ा जरूरी है। अगर वो संवेदनशील नहीं है, उनमें एक दूसरे के प्रति समझ नहीं है, एक दूसरे के प्रति अनुकूलता नहीं है, आपने किसी से कोई बात कही, वो उसके लिए नई बात है,
पर अगर वो उस बात को स्वीकारना ही नहीं चाहता, क्योंकि नई बात है ना, वो तो पहले से जानता ही नहीं था, तो अगर उसमें वो स्वीकार्यता नहीं है, अनुकूलनता नहीं है, अडेप्टेबिलिटी नहीं है। मैं बार बार कोशिश करता हूं कि आपको हिंदी शब्द का एक अंग्रेजी शब्द भी साथ में समझाऊं, क्योंकि कम्युनिकेशन जो आजकल की आम बोलचाल की भाषा है, इसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के कई सारे शब्दों का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारे शब्दकोश को और गहरा और मजबूत बनाते हैं। और जितना बेहतर शब्दकोश होगा, आप उतने ही अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, संचारक जिसे बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, इन्हें नज़रअंदाज मत करिए, इन पर काम करिए। जब बात चल रही है डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की, तो यदि उचित रूप से संबोधित नहीं किया जाता किसी को, जब आप बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं आप, उसको कैसे संबोधित करना चाहिए। अब आपने देखा होगा कई बार आम बोलचाल में लोग हेलो, ओ, सुनो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये सही संबोधन नहीं है। तो जब सही तरीके से आप संबोधित नहीं करेंगे लोगों को, तो गलतफहमियां होंगी, संघर्ष होंगे, सामने वाला लोग अपमानित महसूस भी कर सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि आप उनको कुछ समझते नहीं, अपने आगे उनको तुच्छ समझ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए आपका संचार एक संविधान के अनुसार चले। जैसे हमारे देश का संविधान है, वैसे ही हर बात का, हर काम का, हर चीज को करने का एक संविधान है, एक तरीका है। उस तरीके के अनुसार ही काम होना चाहिए। असंवैधानिक संचार का कारण बन जाती हैं ये सारी चीजें, अगर आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम बहुत सारी अवसर हमें मिलते हैं सीखने के, अगर उन अवसरों को हम खो देते हैं, उस समय पर हम कहते हैं ठीक है, जब जरूरत होगी तब सीख लेंगे, अभी क्या जरूरत है। तो जरूरत तो कब पड़ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। सीखने का मौका आपको कभी नहीं गंवाना चाहिए। सीखते रहिए, तभी आपका विकास होगा, आपको समृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। और ये कब होगा? जब आप हर वक्त सीखने के लिए तैयार हैं। तो याद रखिए, बेहतर कम्युनिकेटर कौन बन सकता है? जो हर वक्त सीखने के लिए तैयार है, जिसे ये महसूस होता है कि हाँ, मैं भले ही बेहतर कम्युनिकेटर हूं, पर अभी भी मुझे सुधार की आवश्यकता है। तो आप हर बार आपका स्तर बढ़ाते चले जाएंगे और बेहतर स्तर पर आप पहुंचते जाएंगे। मैं बात करूंगा आपसे सीमित प्रतिक्रिया की, लिमिटेड फीडबैक। अब लिमिटेड फीडबैक का मतलब क्या है? जब प्रतिक्रिया जो मिली हमको, आपने देखा है कई लोग ना आपसे जब बात करते हैं तो बात तो सुन रहे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा, ये रेस्पॉन्स देना, इस तरह की प्रतिक्रिया देना अच्छी बात है, लेकिन इसमें हमें पूर्ण रूप से कभी ये प्राप्त नहीं होती जानकारी कि सामने वाले ने हमारी बात को सिर्फ सुना या समझा भी। और अगर समझा तो उसे मेरी बात सही लगी या गलत लगी, अगर सही लगी तो उसे क्या सही लगा, और अगर गलत लगा तो उसे क्या गलत लगा। तो ये सीमित प्रतिक्रिया कभी कभी हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। इसके कारण हमारा संचार भी ढंग से नहीं होता और हमारे अंदर जो सुधार की गुंजाइश है वो हमें कभी पता ही नहीं चल पाती। तो कोशिश करिए, जब प्रतिक्रिया की मात्रा या गुणवत्ता जो भी प्रदान की गई है वो पर्याप्त या अपर्याप्त होती है, उसी के अनुसार हमारे संचार पर फर्क पड़ता है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब जब मैं लिमिटेड फीडबैक की बात कर रहा हूं, सीमित प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं, तो समय की सीमाएं, क्योंकि कई बार सामने वाला सिर्फ सुन के आपकी बात को आगे बढ़ जाना चाहता है, उसके पास समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है, तो आपने अपनी बात कही और प्रतिक्रिया का इंतजार ही नहीं किया, जानने की कोशिश ही नहीं की कि सामने वाले को अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया। ये सारी बातें जानना आवश्यक है। तो कोई भी बात किसी भी क्षण मत कर लीजिए, उसके लिए समय की सीमाओं का ध्यान रखिए। संचार के कौशलों की कमी, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें अगर कोई कमी है, प्रतिक्रिया का प्रदान करने में अनिच्छा, आपकी इच्छा ही नहीं है, मैं क्यों बताऊं। आपने देखा होगा कई बार लोग ना सलाह देने से कतराते हैं। बेवजह की सलाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन जहां सलाह दे सकते हैं जो दूसरे के हित में, आप भी दीजिए, पर कोशिश करिए कि उससे सामने वाले पर नकारात्मक प्रभाव कम पड़े या ना पड़े। उसे आप कहीं ना कहीं उसको हर्ट कर रहे हैं, उसे दुख पहुंचा रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया देने की जगह उसे बताइए कि मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया भी अगर आपको दे रहा हूं तो उसके पीछे कारण है, मैं चाहता हूं आप इस चीज को ठीक करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। तो प्रतिक्रिया देने की अनिच्छा मत रखिए, दे सकते हैं आप प्रतिक्रिया, हर कोई इससे बुरा नहीं मानता। प्रतिक्रिया देने वाले पर और देने के तरीके पर फर्क पड़ता है। उसके कारण हम बता सकते हैं कि ये सही तरीके से प्रतिक्रिया दी गई या नहीं दी गई। तो ऐसे कई सारे कारक हैं जिनका परिणाम हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन
अच्छा है या कम्युनिकेशन खराब जा रहा है, गलत जा रहा है। जब हम बात कर रहे हैं प्रतिक्रिया के बारे में, तो जब भी आप किसी को एक मूल्यवान मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़े, हमारे घर के छोटे हो सकते हैं, हमारा दोस्त हो सकता है, आप सीनियर हैं तो आप अपने जूनियर को ऑफिस में, आप अपने समकक्ष लोगों को या अपने से नीचे जो काम करते हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनको भी सही प्रतिक्रिया देंगे, सही मार्गदर्शन उनको मिलेगा और उनका व्यक्तिगत साथ ही साथ पेशेवर विकास, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उस प्रोफेशन में उनका डेवलपमेंट होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये सब कुछ गड़बड़ हो सकता है, बाधित हो सकता है। तो प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, पर इसे देने का तरीका भी आना उतना ही जरूरी है। जब बात चल रही है प्रतिक्रिया की, तो खुले तौर पर संचार, मतलब ओपन डिस्कशन हो रहा है, अच्छे से बातचीत हो रही है, नियमित तौर पर प्रतिक्रिया दी जा रही है और इसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप एक प्रोएक्टिव दृष्टिकोण ले रहे हैं, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे से आगे जानकारी लेना चाहते हैं और आगे से आगे सिखाने की इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार का दृष्टिकोण अगर आपके पास है तो आपका संचार प्रभावी होगा और आप एक अच्छे संचारक जरूर कहलाएंगे। याद रखिएगा, प्रशिक्षण के दौरान जो भी प्रतिक्रिया देने का एक मैकेनिज्म है, तरीका है, वो जो तौर तरीका है वो आपको आना जरूरी है। और प्रतिक्रिया के लिए अनुकूलन जो आपका एक स्वभाव होता है, किसी चीज को आप स्वीकार्यता देते हैं, भले ही वो नई है, आपके लिए नई जानकारी है या आपकी सोच से विपरीत है, उसके बावजूद भी अगर आप बात को समझने के उसके अनुसार अपने अंदर अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं, तो इससे आप बढ़ावा दे सकते हैं एक अच्छे संबोधन को, एक अच्छे कम्युनिकेशन को। दोस्तों, जब बात चल रही है डिसएडवांटेज, कमियों के बारे में बात कर रहे हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन की। पहले हमने बहुत सारे फायदे देखे, एडवांटेजेस देखे, अब हम छोटे छोटे वो डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं जो हमसे गड़बड़ हो जाती है, जिन बातों पे हम ध्यान नहीं देते। तो हम कभी भी इस चीज को नकार नहीं सकते कि जो दृश्य सूचना को पहुंचाते हैं उसमें अगर कोई कमी होती है, जिस भी तरह से हम चीजों को दिखाते हैं, एक पिक्चर हम जो लोगों की बनाते हैं या कोई दृश्यात्मक तत्व का हम इस्तेमाल करते हैं हमारे संचार के दौरान, तो उस समय भी हमारे को कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो जानकारी को दृश्य साधनों के माध्यम से प्रभावी रूप से संचार करने में कठिनाई या असमर्थता का मतलब ही है दृश्य सूचना को पहुंचाने की असमर्थता। आपने कुछ दिखा के कोई बात समझाई, उसके साथ साथ आपने उसको दिखाते हुए बोला कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आपने पूरी जानकारी जो देने का प्रयास किया एक चित्र के माध्यम से, एक दृश्यात्मक तत्व के माध्यम से, अगर उसमें कोई कमी है तो आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें भी कमी आ जाएगी। याद रखिए, डिजाइन कौशल का, किसी चीज को कैसे प्रस्तुत करना है वो डिजाइन कौशल आपको आना चाहिए। प्रेजेंटेशन में स्पष्टता होनी चाहिए, उपयुक्त दृश्य तत्व आप लें, उनकी सहायता लें, और अगर ऐसी कमी उत्पन्न हो जाएगी तो फिर आपका संचार प्रभावी रूप से नहीं हो पाएगा, उसमें भी कमी आएगी। गलतफहमियां, भ्रम, अप्रभावी संचार का परिणाम दृश्य सूचना महत्वपूर्ण होती है। इसमें अगर आपने गलत दृश्यात्मक तत्वों का इस्तेमाल किया तो गलतफहमी पैदा हो सकती है, लोगों में भ्रम आ सकता है, आपका संचार जो है अप्रभावी हो सकता है। तो जब कभी भी आप कोई प्रेजेंटेशन के साथ, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं, आपके प्रेजेंटेशन के साथ आप किसी से संचार करें, बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, तो दृश्यात्मक तत्व भी बड़ा प्रभावी रोल यहां निभाते हैं। दृश्य सूचना को पहुंचाने के लिए विजुअल संचार में कुशल व्यक्तियों के साथ प्रशिक्षण लीजिए। देखिए, यह मेरा सबसे पसंदीदा शब्द है, प्रशिक्षण। आमतौर पर हम एक उम्र के बाद ना सीखने की प्रवृत्ति को कम कर देते हैं और हमें झिझक होती है, हम हेजिटेट करते हैं कि मैं क्यों पूछूं किसी से, मुझे जानकारी कम है, मुझे पता है कि किसी चीज के बारे में मुझे जानकारी कम है, लेकिन मैं सामने वाले से पूछने में झिझक रहा हूं। तभी तो कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे इतना भी नहीं पता। कभी मत घबराइए, सीखने की प्रवृत्ति रखिए, और जो भी आपको उस बात के बारे में, जो भी चीज आप सीखना चाह रहे हैं, जैसे कि दृश्यात्मक तत्वों को कैसे इस्तेमाल में लाएं, ये आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो आपके आसपास
इंटरनेट पे दूर दराज कोई टीचर आपको ऐसा मिलता है जो ये चीज सही तरीके से सिखा सकता है, तो उसके पास जाइए, उससे बात करिए, वो प्रशिक्षण लीजिए उन कौशलधारी लोगों से जिन्हें इस बात में निपुणता है। इनका सहयोग लीजिए। जब आप इनका सहयोग लेंगे तभी जाके आप प्रभावी संचारक बन पाएंगे। जब कभी हम किसी को दिशा निर्देश देते हैं, कोई काम करने के लिए आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए, निर्देश दिए, लेकिन वो जटिल तरीके से दिए, तो वो भी आपके संचार पर गलत प्रभाव डालते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इनएफिशिएंसी फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है। तो जो भी दिशा निर्देश आप किसी कार्य के लिए किसी को दें, जो भी आप अपने साथ में काम करने वाले लोगों को कोई निर्देश देने वाले हैं, या अपने घर के छोटे लोगों को, छोटे मतलब जो आपसे उम्र में छोटे हैं, उन्हें कोई निर्देश देते हैं कि ये काम ऐसा कर दीजिए, लेकिन अगर वो निर्देश देने में जटिलता हो तो ये भी संचार पर गहरा प्रभाव डालती है। तो देखिएगा, जटिल निर्देशों या कार्यों को संचारित करने में प्रभावहीनता की कमी, जो आप इफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं, ये चीज दिखाती है आपकी निर्देशों के लिए जो अप्रभावकारिता है। तो ये अप्रभावी हो जाते हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए, निर्देश जो हैं आपके, जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, वो अस्पष्ट हैं, उसमें कंफ्यूजन है, अच्छे से संगठित नहीं है, वो पूरी तरीके से आपने एक साथ बात नहीं बताई, आधी अधूरी बात बता दी है, समझने के लिए बहुत जटिल है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, तो कम्युनिकेशन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे भ्रम होगा, कई सारी गलतियां जो आप करते हैं, जो त्रुटियां रहती हैं, जिन्हें कमियां हम बोल सकते हैं, अधूरे कार्य का, आधा अधूरा कोई काम किया है, इसका परिणाम हो सकता है। और इसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी उत्पादकता और आपका जो प्रेजेंटेशन है, प्रदर्शन जो भी आप कर रहे हैं, उस पर गहरा प्रभाव डालता है। तो करना क्या चाहिए? सिंपल तरीके से समझाइए। बात अगर जटिल भी है, आपको समझ में आती है जटिल बात, सामने वाले को आती है नहीं आती, इसकी क्या गारंटी है? तो उसको समझाने के लिए आपको जटिल निर्देशों को सरल बनाना है, स्पष्ट बनाना है और संचार योग्य चरणों में बांट देना है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना लीजिए। ऐसा आराम से उसको समझाइए, जैसे छोटे बच्चे को समझाते ना, पहले ये करो, फिर गेट खोलो, फिर अंदर से ये सामान बाहर निकालो। तो जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ही कई बार जटिल चीजों को हमें बड़े लोगों को भी सरल तरीके से समझाना आना चाहिए। जब कभी भी हम इन जटिल दिशा निर्देशों को सरल तरीके से समझाते हैं तो हमारे कार्य आसानी से होते हैं। हमारा कम्युनिकेशन, जो भी मैसेज हम देना चाहते थे, जो भी कार्य हम करवाना चाहते थे, वो प्रभावी रूप से होने लगता है। ये समझ को बढ़ावा देने के लिए दृश्य सहायता, उदाहरण, सही उदाहरण दीजिए। और हैंड ऑन, हाथों से काम कराने का मतलब है आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए। अगर आप किसी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं और वो जटिल कार्य है, तो आप एक बार उसको करके दिखाइए, देखो ऐसे होगा, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, जो भी कार्य आप उसको समझाना चाहते हैं। तो जब आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस देंगे, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, सही तरीके से करके दिखाएंगे, वो कहते हैं अंग्रेजी में लीड बाय एग्जाम्पल। जब कभी भी किसी को समझाना हो तो पहले स्वयं करके दिखाओ, तभी आप बेहतर तरीके से उसको सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। तो ये सब एक संचार का तरीका है। तो भाग 13 में हमने वो सारी बातों को सीखा, समझा, जिनके कारण हमारा संचार प्रभावित हो सकता है, उस पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। तो वो सारे डिसएडवांटेज हमें क्लियर हो गए। जल्दी मुलाकात होगी आपसे भाग 14 में। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।